हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में मैथ का ये है पार्ट 15 और इसमें सॉल्व कर रहे हैं 22 अगस्त 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स के पत्तों में से दो कार्ड निकालने हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो दोनों पत्ते किंग हो या फिर बादशाह के हो वो दोनों कार्ड। तो 52 टोटल कार्ड है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पॉसिबल केसेस हम ऊपर लिखते हैं और टोटल केसेस डिवाइड में नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो 52 कार्ड है, इसमें से हमें दो कार्ड निकालना है, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे। इसमें हमें सिलेक्ट करना है, इसलिए हम इसे कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर कोई चीज़ को हमें अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, तो हम परम्यूटेशन पी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एनपीआर जो रहता है। और अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कॉम्बिनेशन वाला, एनसीआर। तो अगर अरेंजमेंट करनी है तो P लगाएंगे और सिलेक्शन करना है तो C। अब यहाँ 52 में से हमें दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं, इसलिए हम C वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल कार्ड है 52, तो N हो गया 52 और C निकालने कितने हैं, हमें दो कार्ड निकालने हैं, तो R यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 52 C2 ये टोटल केसेस हो जाएंगे। अब यहाँ ऊपर पॉसिबल केस कितने हो सकते हैं, हमें टू कार्ड निकालने हैं और ये देखना है कि वो दोनों कार्ड किंग के हों। तो किंग के टोटल कितने कार्ड हो जाते हैं, 4 होते हैं, दो रेड और दो ब्लैक। अब इन 4 में से हमें दो कार्ड निकालना है, तो 4C2 ये 4 हो गया एन टोटल, और जितने निकालना है वो हो गया आर, तो आर यहाँ पर हो गया 2। तो 4C2 यहाँ पर पॉसिबल केसेस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो सी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम ओपन करते हैं कितना, 2 तक। ये 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम 4 को 2 नंबर तक खोलेंगे बैक साइड में, तो 4 इंटू 3 और डिवाइड में 2, 2 हम पूरा लेके जाएंगे 1 तक। अब ये 52C2 ये वाला पार्ट हो गया। अब हमें 52C2 को खोलना है, तो 52C2 को हमें, ये 52 को हमें दो बार मल्टीप्लाई करना है, 52 इंटू 51। बैक साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 नंबर तक मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड में ये 2 लिखा है, तो 2 को हम पूरा खोलेंगे 1 तक। अब ये दो पार्ट हो गए, एक ये हो गया और एक ये ऊपर का। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा और मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड में 2 इंटू 1, इंटू में ये ऊपर हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 और ये 52 इंटू 51 नीचे। अब ये 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 52 को कैंसिल करेंगे तो 1 और 3 13 बार, और ये 51 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 और 7 बार 21। तो 13 इंटू 17 बचा इक्वल टू 1 अपॉन 13 इंटू 17। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 221। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 221, फोर्थ ऑप्शन। या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका ये है कि पहला तरीका क्या हो गया, ऊपर हमने क्या लिखा, टोटल केस कितने हो सकते हैं 4C2, और डिवाइड में ये ऊपर पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं और डिवाइड में टोटल केसेस 52C2। अभी 52C2 क्या लिखा, मतलब पहले हमें ये देखना है कि टोटल कार्ड है 52, उसमें से हमें कितने कार्ड निकालना है, 2 कार्ड निकालना है। पहले हमें ये वाली चीज़ को नहीं देखना है कंडीशन की वो कार्ड किंग का होना चाहिए, कोई सा भी होना चाहिए। पहले ये देखना है कि कितने कार्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम टोटल केसेस कैसे निकाल सकते हैं, पूरे कितने हैं 52, अब निकालने के लिए कितना बोला है, 2 कार्ड निकालना है, कोई से भी 2 कार्ड निकालने के लिए क्या हो जाएगा 52C2। तो ये हो गया टोटल केसेस, ये हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। उसके बाद जो कंडीशन बोली गई है क्वेश्चन में वो देखना है कि वो दोनों कार्ड किंग के होने चाहिए। तो किंग के लिए हम पूरे देखेंगे कि किंग कितने हो सकते हैं। 52 कार्ड में टोटल किंग 4 होते हैं, तो टोटल हो गए 4, उसमें से हमें 2 निकालना है, तो 4C2 ये हो जाएंगे पॉसिबल केसेस। ये 4C2 लिखा था। इसके अलावा अगर हमें सी से सॉल्व नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो पॉसिबल हो सकते हैं वो ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे लिखेंगे डिवाइड में। तो 52 है, 52 में से हमें कोई भी कार्ड सेलेक्ट करना है 2, तो 52 में से कोई भी एक कार्ड सबसे पहले हम निकालेंगे। तो कोई भी एक कार्ड निकालने के लिए ये हो गए 2 कार्ड। अब इस वाली जगह पर हमें एक कार्ड निकालना है, तो टोटल 52 है, 52 में से हम कोई सा भी एक निकाल सकते हैं। तो 52 तरीके हो गए, 52 में से कोई भी उठाकर यहाँ पर रख दो। उसके बाद यहाँ पर भी दूसरा कार्ड रखना है, तो 52 में से हमने एक तो यहाँ पर रख दिया पहले ही, तो एक कम हो गया, 51 बचे हमारे पास। तो इन 51 में से कोई सा भी कार्ड उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। तो 51 तरीके हो गए ये मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया टोटल केसेस 52 इंटू 51, यह जाएगा डिवाइड में।
उसके बाद क्वेश्चन में जो बोला गया है क्या, कि जो कार्ड निकालने हैं वो किंग के होने चाहिए। तो फिर से हम 2 जगह बनाएंगे। अब इन 2 जगह पर हमें किस में से बिठाना है, हमें हमारे टोटल कितने हैं किंग, 4 हैं। अब इनमें से हमें 2 सेलेक्ट करना है, तो 4 में से हमें कोई एक रखने के कितने तरीके हो गए, 4 तरीके। 4 में से कोई एक रख सकते हैं इस जगह पर। हमें ये वाली जगह भरनी है, तो 4 में से एक तो चला गया, तो बचे कितने, 3। तो इन 3 में से कोई भी उठाकर यहाँ पर रख दो, तो 3 तरीके हो गए। और मल्टीप्लाई में तो 4 इंटू 3 ये ऊपर, ये हो गए पॉसिबल और ये हो गए टोटल। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से 13 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 51 17 बार कैंसिल हो जाएगा। 1/13 इंटू 17 आएगा, तो वो इतने आ जाएगा 1/221, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये वर्ड दिया गया है मैनेजर। अब इस मैनेजर के सारे लेटर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि जो GER ये तीनों लेटर्स हैं ये साथ में आए। तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। वर्ड है यहाँ पर मैनेजर, MAR। तो इसके लेटर्स को हमें इधर उधर करके अरेंज करना है, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो GER ये तीनों लेटर्स हैं हमेशा साथ में आए, चाहे ये यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, लेकिन ये GER जो है हमेशा साथ में ही आना चाहिए। तो इनको साथ में लाना है, तो इनको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इन तीनों को हम एक लेटर काउंट करेंगे। पहले कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर थे, लेकिन कंडीशन ये बोली गई है कि तीनों साथ में आने चाहिए, इसलिए इन तीनों को हमने एक बॉक्स में कर दिया कि अब इनको हम केवल एक ही लेटर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 लेटर्स हो गए। तो अगर किसी वर्ड में जितने भी लेटर्स होते हैं उनको अरेंज करने का तरीका क्या होता है, जितने उसमें नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं, या फिर फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, ये भी फैक्टोरियल होता है और ये भी फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने, 5 हो गए, तो इसके लिए तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 5। अगर ये चीज़ नहीं बोली गई होती कि GER इन तीनों को साथ में आना चाहिए, तो इसके लिए हो जाता फैक्टोरियल 7। लेकिन हमें इन तीनों को एक काउंट करना है, तो तो लेटर हो जाएंगे टोटल 5, तो फैक्टोरियल 5। उसके बाद अब जो ये 3 लेटर इसके अंदर हैं, इन तीनों को भी तो अरेंज कर सकते हैं हम। R को पहले ले आओ या फिर इसको लास्ट में ले आओ, इस तरह से भी तो अरेंज कर सकते हैं। तो ये 3 लेटर हो गए, इन तीनों को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 3। इसके बाद किसी भी वर्ड के लेटर्स को जब हम अरेंज करते हैं, तो जो लेटर सेम सेम होते हैं उतने का हम डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल में ही। तो यहाँ पर सेम लेटर्स कितने हैं, ए है, और ए कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 का हम फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर ए 3 बार आ रहे होते तो हम फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देते। और मान लो अगर यही वर्ड होता मैनेजर, इसको किसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसके लेटर्स को, ये वाली चीज़ नहीं बोली गई होती, तो क्या हो जाता, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल हो गया 7, फैक्टोरियल 7, और डिवाइड में जो बार बार आ रहे हैं, तो ए है, ए कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। मतलब कोई नंबर कितने बार आ रहा है उतने का ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये निकालना है हमें, इसको सॉल्व करना है। फैक्टोरियल को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई में बैक साइड तक जाते हुए 1 तक लेके जाते हैं। तो फैक्टोरियल 5 है, इसको हम ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब नंबर को हमें एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई में लेके जाना है 1 तक। अब ये 5 हो गया, इसके बाद इंटू में फैक्टोरियल 3 है, तो 3 को हम पूरा खोलेंगे 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब डिवाइड में फैक्टोरियल 2 है, तो 2 इंटू 1। इसके बाद कैंसिल करेंगे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 यहाँ से कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 2 6, और ये 18, 18 इंटू 2 36, और 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 360, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन, इस नंबर से कौन सा छोटा है इन चारों ऑप्शंस में से। अब ये नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इन सबको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही चेंज कर लेते हैं। ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार चला जाएगा और 9 बचेगा, या फिर इसको डायरेक्ट 8/8.9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखा हुआ है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार चला जाएगा 72, और 8 रिमाइंडर बचेगा, तो 8 ऊपर और डिवाइड बाय 9। अब इसको 5 8 जा 40, और 3 बच गए, तो 3 ऊपर और ये 5, और ये 9 से 9 9 से 81, और 1 बचेंगे, तो ये 9। अब हम सबसे पहले ये पहला वाला नंबर देख लेते हैं, इससे छोटा कौन सा है। तो 8 है, यहाँ पर 8 8 8 सब सेम है, ये बड़ा हो गया तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें छोटा देखना है।
उसके बाद इसका बाकी बचा हुआ पार्ट सॉल्व कर लो। 8 के बाद क्या है 7/8, तो 7/8 को लिखेंगे तो 0 पॉइंट लगा दिया तो 70 हो जाएगा। 8 8 जा 64, फिर 6 बचेंगे तो 60, फिर 8 7 जा 56। अब हमें 0.87 से छोटा देखना है। ये यहाँ पर 8 था तो 8 तो हमने देख लिया। 9/10 है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.9। तो ये 0.8 है, 0.9 है, ये तो बड़ा हो गया, ये आंसर नहीं होगा। अब ये 8/9 इसको डिवाइड करेंगे तो 0, फिर पॉइंट लगाया तो 80, 9 8 72 और फिर से लगभग 8 ही आ जाएगा तो 0.88। उसके बाद ये 3/5 है तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। 5 से 30 तो 0.6 आ गया। अब ये तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। ये 0.8 लिखा है, ये भी 0.8 है। अब यहाँ पर सेम है तो एक डिजिट हम और देखेंगे। यहाँ पर 7 है, ये 8 है, मतलब ये बड़ा है, ये आंसर नहीं होगा। तो बचा केवल यही, और ये 0.8 से छोटा ही है 0.6, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 4/3, 43/5। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो बताना है। तो इसकी जगह पर हम x मान लेते हैं। उसके बाद x की वैल्यू निकालना है। तो इन सारे नंबर्स को हम इसको भी यहाँ लेके जाते हैं और इसको भी यहाँ लेके जाते हैं, तो माइनस के हो जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पर है 10 1/8, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि ये दोनों को माइनस में लिखना है हमें। तो माइनस का, या डायरेक्ट ही लिख दें, ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा -5 कंप्लीट 3/4, और ये प्लस का था 2 कंप्लीट 1/2, तो माइनस का हो जाएगा -2 कंप्लीट 1/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, 10 1/8 लिखा हुआ है। जब भी इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर लिखा होता है तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं प्लस करके। इसको हम लिख सकते हैं 10 + 1/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। और 5 कंप्लीट 3/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 + 3/4। और 2 1/2 को लिख सकते हैं 2 कंप्लीट, तो 2 प्लस और ये 1/2 और 2 + 1/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह पर हम लिखेंगे ये, तो 10 + 1/8। अब ये -5 3/4 की जगह पर लिखेंगे 5 + 3/4, तो माइनस का है, आगे हम ब्रैकेट लगा देते हैं 5 + 3/4। फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस, इसकी जगह पर लिखेंगे 2 कंप्लीट, ये 2 + 1/2 ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस भी तो है ब्रैकेट के आगे, तो इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, इसलिए ब्रैकेट लगाए थे। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 10 + 1/8 सेम हो गया। ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस रहता है तो अंदर की सब चीज़ों के साइन बदल जाते हैं। तो 5 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3/4, ये हो जाएगा माइनस का 2 और -1/2। अब यहाँ से हम प्लस माइनस कर लेते हैं। ये 10 प्लस का है, 10 प्लस का हो गया। अब ये -5 है और -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो 5 और 2 7। उसके बाद क्या बचा, ये + 1/8 बचा, माइनस का 3/4 और माइनस का 1/2। उसके बाद 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 3 प्लस ये 1/8 है, या तो इनका इन सब का एलसीएम ले लो, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो नीचे नीचे वाले सब नंबर हैं डिनोमिनेटर में, सबको हम सेम कर दें, बराबर कर दें। 8 है तो इन दोनों को भी हम 8 बना दें। अगर इस 3/4 में हम 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये 8 हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन में हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा + 1/8, तो वही है, प्लस ये 3 × 2 6 हो जाएगा, और डिवाइड में 4 × 2 8। अब ये 1/2 है तो इस 2 को भी हमें 8 बनाना है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इस 1 में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 × 4 हो जाएगा 4, माइनस का साइन चल रहा है तो 4, डिवाइड में 2 × 4 8। अब यहाँ से हो जाएगा ये 3 प्लस ये तीनों हैं तो हम एलसीएम लेंगे तो 8 ही आ जाएगा। और जब तीनों सेम नंबर है एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले हम सेम टू सेम लिख देंगे। तो 1 -6 -4, इसलिए हमने 8 को ये सेम किया था ताकि एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब ये हो गया 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 - 6 - 4, ये हो गया 1 -6 और -4 हो जाएंगे माइनस के 10, 1 - 10 -9 आ जाएगा क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, ये हो जाएगा -9/8। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा /8। अब इसके बाद हम इसे या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 9/8 को लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 1/8, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम आ जाएगा 8,
यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 और 8 इंटू 3 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 1, 1 इंटू 9 9, 24 में से 9 माइनस करो तो 15 और डिवाइड में 8। अभी 15/8 हमें मिल गया, लेकिन आंसर यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो इस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार चला जाएगा, 8 1 जा 8 और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7 रिमाइंडर ऊपर और डिवाइड में ये 8, तो 1 कंप्लीट 7/8 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ x इज 90% ऑफ y, y का 90% है x, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, x का कितना परसेंट होगा y। तो x है तो x क्या है, बराबर है y के 90% के, तो 90% लेना है हमें y का, डिवाइड में 100 और इंटू y। यहाँ से हम x और y का रेशो निकाल सकते हैं, y को डिवाइड में ले आए तो x अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल कर दे, 9/10 हो जाएगा, 9/10। तो यहाँ पर पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ x, तो ऑफ वाली चीज़ को हम नीचे लिखते हैं डिवाइड में, क्योंकि x का पूछा हुआ है, और फिर y ऊपर, और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100। तो y कितना है यहाँ पर 10 और x है 9, तो 10/9 इंटू 100। ये 9 डिवाइड में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ x बोला हुआ है, जो ऑफ के पास रहता है या फिर हिंदी में का के पास, उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। तो डिवाइड में x लिखा था, x की वैल्यू थी 9, तो 9 डिवाइड में जाएगा। या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि यहाँ बोला गया है कि x का कितना परसेंट y है, तो x का कितना परसेंट, हम मान लेते हैं कि x का a% है y, तो x का a% बराबर है y के। यहाँ पर भी हम x और y की वैल्यू रख सकते हैं, तो भी उतना ही आंसर आएगा। ये है x इंटू ए, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, इक्वल टू y। अब यहाँ से वैल्यू रख दो, x कितना है 9 इंटू ए डिवाइड में 100, y कितना है 10, तो 10। यहाँ से a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a इक्वल टू, ये डिवाइड में है 10 का, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ये 9। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1000/9, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो 10, ये 9 1 9, फिर ये 10 आ जाएगा तो फिर से 1/9, 10 आएगा तो फिर से 1/9, और फिर 1 बचेगा तो पॉइंट लगा के 10, फिर से 1/9 चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी इतनी, 111.1, थर्ड ऑप्शन। या फिर यहाँ से ये का वाले को हम डिवाइड में लिखते हैं, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते तो ये भी 1000 रह जाता, और डिवाइड में 9 इसको सॉल्व करते तो भी 111.1, इतना ही आता, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है सुमन ने अपने सन को 500 रुपीज़ दिए और आस्क हिम, उससे कहा कि ग्रोसर को किराने वाले को इतने रुपए देना और सब्जी वाले को 149 रुपीज़ देना, तो बाद में रमेश के पास कितने पैसे बचे। तो टोटल थे 500, उसने 263 दे दिए और 149 दे दिए, तो दे कितने दिए, 263 प्लस 149, 9 और 3 12, ये 11 और 4, 412 रुपये दे दिए, तो बचे कितने उसके पास, 412 को इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 2 जाएंगे तो 8, 9 में से 1 फिर 8 और ये 0, तो 88 रुपये बचे उसके पास, 88 सेकंड ऑप्शन। उसके बाद 9th है, 8 को स्किप कर दिया क्योंकि वो रीजनिंग का था। और नंबर, एक नंबर इस तरह से है कि अगर उसके डिजिट्स का सम करके 8 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हमें सेम वही नंबर मिल जाएगा, और अगर 45 सब्सट्रैक्ट करें उनकी डिजिट्स में से, मतलब अगर उस नंबर में से 45 माइनस करेंगे तो उसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, मतलब 45 माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा तो वो जो नंबर होगा रियल उससे डिजिट्स चेंज हुई मिलेंगी, मतलब अगर 46 होगा तो 64 मिल जाएगा, 72 होगा तो 27 मिल जाएगा, इस तरह से रिवर्स हो जाएंगी, प्रतिलोमित हो जाएंगी। तो इसको मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो कंडीशन दी गई, इससे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि जो नंबर है उसकी डिजिट्स को प्लस करके हम 8 से मल्टीप्लाई करें चारों ऑप्शंस में से। तो फर्स्ट है 23, 2 + 3 5 हो जाएंगे, 5 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 मिलेगा, तो हमें वो नंबर तो नहीं मिल रहा है, 23 के सेम नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है। उसके बाद 27, 2 + 7 9, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का तो ये 72 आएगा, लेकिन यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, सेम वही नंबर मिलना चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। 32
3 + 2 5 हो जाएंगे, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, तो ये भी 40 मिल रहा है, जो कि 32 के सेम नहीं है। फिर 72 है, 7 + 2 9, 9 में मल्टीप्लाई करें 8 का, तो ये 72 मिल रहा है, और 72 बिल्कुल इसके सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ। क्योंकि केवल इसी इसी ऑप्शन से हमें ऐसा मिल रहा है कि डिजिट को प्लस करने पर 8 से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम नंबर हमें मिल रहा है, 72 और 72। इसके बाद सेकंड कंडीशन बोली गई है 45 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी डिजिट से रिवर्स हो जाएंगी। 72 नंबर है, इसमें से हम 45 को माइनस करें, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, और 6 में से 4 27, 27 मिला और नंबर था 72, तो इनकी डिजिट्स आपस में चेंज है 72 और यह है 27। फर्स्ट सेकंड बन गई और सेकंड फर्स्ट बन गई, तो आंसर हो जाएगा 72 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ 17% ऑफ पी का 17% मतलब 17 डिवाइड में 100 और पी का तो इनटू में पी सेम है, इक्वल है क्यू के 13% के, 13 डिवाइड बाय 100 इंटू क्यू, तो क्यू रेशो पी बताना है। यहाँ से हम कैंसिल करें, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, और हमें Q अपॉन P बताना है, मतलब Q के डिवाइड में P होना चाहिए। तो इस P को हम यहाँ लेके आ जाते हैं, ये इक्वल का साइन है, यहाँ पर Q, ये डिवाइड में लेके आए तो P, और इस 13 को हम यहाँ लेके आ जाएंगे डिवाइड में, तो 17 डिवाइड बाय 13, तो Q अपॉन P का रेशो आ गया 17:13 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तीन क्रमागत संख्याओं का औसत एवरेज दिया गया 27, तो न्यू एवरेज क्या होगा अगर तीनों नंबर्स में से 3 कम कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए। तो तीनों नंबर्स में से कम करना है 3 को, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जब एवरेज दिया गया हो और सभी नंबर्स में कुछ भी मतलब ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो हम न्यू एवरेज निकालने के लिए वही चीज़ हम एवरेज में कर देते हैं। यहाँ पर पहले एवरेज कितना था 27, और बोला गया है कि हर एक नंबर को 3 कम करना है, तो जो एवरेज पहले था उसको ही हम 3 कम कर देंगे, तो यह जाएगा 24, तो ये न्यू एवरेज हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और अगर क्वेश्चन में ये बोला गया होता कि हर एक नंबर में 3 जोड़ दें, तो हम एवरेज में 3 जोड़ देते, 27 में 3 जोड़ देते। अगर हर एक में 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 27 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते, और अगर ये बोला होता कि डिवाइड कर दें हर एक नंबर में 3 से, तो 27 में हम 3 से डिवाइड कर देते, तो आ जाता 9। या फिर अगर मेथड से करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 3 नंबर है, तीनों का एवरेज दिया गया 27, तो एवरेज में हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सम मिल जाएगा हमें, एवरेज दिया है 27, नंबर है 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 81, तो ये सम आ गया इन तीनों नंबर का। अब बोला गया है कि हर एक नंबर में से 3 कम करो, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। जब एक में से 3 कम कर रहे हैं तो 3 में से कितना कम करेंगे, 9, तो इस पूरे सम में से 9 को माइनस कर दो, यह आ जाएगा 2 और 7। अब सम हो गया इतना, अब हमें एवरेज देखना है, तो 3 नंबर है, 3 से फिर डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा 2 बार और 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 24 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अ नंबर इज सच दैट, एक नंबर इस तरह से है कि उसका 12% 252 है, 12% बराबर है 252 के, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 12 को डिवाइड में ले जाओ, 252 डिवाइड 12, इसको कैंसिल करेंगे तो 12 टू 24 और 1 बचा, तो 12 1 12, तो 1% की वैल्यू आ गई 21। अब पूछा हुआ है नंबर कितना है, तो नंबर पूरा 100% था, तो 1% इक्वल टू 21 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगा दो, 100% इक्वल टू 2100, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए टुडे, मतलब ए आज जितना है, ए हो गया, और बी, तो ए अभी जितना है प्रेजेंट में उसका दुगना है बी, तो ए को अगर हम 1 मान लें तो बी हो जाएगा 2, ये प्रेजेंट का ले रहे हैं पी 0, 1:2 आ गया प्रेजेंट का रेशो। अब 10 ईयर्स बाद, तो p + 10 ईयर्स बाद रेशो है उन दोनों का 2:3, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी बताना है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे 1 और 2 का, और 2 और 3 का डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर सेम नहीं होता तो हम सेम करना पड़ता, तो 2 - 1 और 3 - 2 1 हो रहा है, तो 1 इक्वल टू एज इंटरवल, मतलब ईयर्स में कितना अंतर है, ये प्रेजेंट था 10 साल आगे गया, तो 10 साल, 1 इक्वल टू 10, तो b का हमें प्रेजेंट का निकालना है, b का प्रेजेंट का रेशो है 2, 1 इक्वल टू 10 है, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 10,
20, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ए स्टार्टेड दी वर्क, ए उस काम को करना स्टार्ट करता है और उसके 5 दिन बाद बी उसको ज्वाइन कर लेता है। मतलब पहले 5 दिन तक तो केवल ए ने ही काम किया था, उसके बाद बी आया। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज, तो काम फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। तो ए और बी, ए को काम करने में 15 दिन लगते हैं और बी को 10 दिन। ये टोटल डेज हो गए। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, 15 और 10 का एलसीएम लेके, 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, तो टोटल वर्क है 30। इसके बाद टोटल वर्क है 30, तो ए को 15 दिन लगते हैं, ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1 डे वर्क निकाल रहे हैं। टोटल काम है 30 और ए को करने में लगते हैं 15 दिन, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 30 डिवाइड बाय 15, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक दिन में 2 करेगा। टोटल है 30, उसका 2 पार्ट एक दिन में कर लेगा। और बी एक दिन में कितना करेगा, 30 डिवाइडेड बाय 10, यह आ जाएगा 3, तो बी एक दिन में 3 वर्क कर लेगा। तो पहले ए काम को स्टार्ट करता है और 5 दिन बाद बी आता है, मतलब 5 दिन तक तो ए ने ही काम किया होगा। तो ए का 5 दिन का वर्क निकालें। ए एक दिन में 2 वर्क करता है, तो ए 5 दिन में कितना वर्क करेगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5 10, तो ए ने 5 दिन तक 10 वर्क खत्म कर लिया। टोटल था 30, 10 हो चुका है, तो बचा कितना, 30 माइनस 10 20। अब 20 वर्क बचा हुआ है, ये वर्क करेंगे ए और बी दोनों, क्योंकि अब बी भी आ चुका है। अब ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना है, 2 और 3 5। ए प्लस बी एक दिन में 5 वर्क करते हैं, तो टोटल वर्क है 20। 20 करने में कितने दिन लग जाएंगे, 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 डेज, क्योंकि बचा हुआ 20 था ना, तो 20 कंप्लीट करने के लिए 4 डेज लग जाएंगे। अब पूछा है टोटल कितने दिन लग जाते हैं, तो पहले 5 दिन तो ये लग चुके थे, उसके बाद बचा हुआ 20 करने में ए और बी को 4 दिन और लग गए, तो 5 डेज प्लस 4 डेज, ये हो जाएंगे 9 डेज। 9 डेज लगेंगे काम फिनिश करने में, 9 डेज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर वो दोनों 6 दिन तक काम करते हैं, तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग वर्क क्या है, शेष कार्य। ए और बी, ए 15 दिन में करता है और बी 20 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम, टोटल है 60 और डेज लगते हैं 15, तो 60 डिवाइडेड बाय 15, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ए का एक दिन का काम आ गया 4 और बी का एक दिन का काम 60 डिवाइडेड बाय 20, ये 3। अब ए एक दिन में 4 करता है और बी एक दिन में 3 करता है, तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 5, ये 4 और 3 7, एक दिन में 7 वर्क कर लेंगे। अब वो 6 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो 1 डे में 7 करते हैं, तो 6 डे में कितना कर लेंगे, 6 इंटू 7, 42 वर्क। तो 42 कंप्लीट हो गया है और टोटल था 60, तो बचा कितना, 60 माइनस 42, ये 8 और 1, 18 वर्क बचा। अब और क्वेश्चन में यही पूछा था कि बाकी बचा हुआ काम कितना है, तो यही हो जाएगा आंसर, 18 और कितने में से, 60 में से। यहाँ पर हमने 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि टोटल वर्क हमने 60 माना था। यहाँ पर टोटल है 60 और जिसमें से हो चुका है 18, तो 18 बाय 60 काम बचा हुआ है। अब इसको कैंसिल कर देंगे 6 से, तो 3 और ये 10, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 3 बाय 10, बचा हुआ काम है 3 बाय 10, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अशोक ने एक गिफ्ट खरीदा और उस पर इतने रुपए और खर्च कर दिए रिपेयर करवाने में। उसके बाद उसे भूषण को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, और भूषण ने उसे चरण को बेच दिया 10% लॉस पर, और चरण ने उसी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा इतने रुपए में। तो अशोक ने उस आर्टिकल के लिए कितने रुपए पे किए थे, मतलब उसे कितने में खरीदा था। तो देखो यहाँ पर चेन बन रही है कि पहले 20% प्रॉफिट, फिर 10% लॉस, फिर 10% प्रॉफिट। तो इसको हम एसपी और सीपी से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अशोक ने वो गिफ्ट खरीदा, अभी हमें इस रुपए को छोड़ दे रहे हैं, बाद में हम माइनस कर देंगे। मान लेते हैं कि कितने भी पैसों में खरीदा वो गिफ्ट, तो खरीदने के बाद उसने उसे भूषण को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट मतलब क्या होता है, 20/100, मतलब 1/5।
तो नीचे वाला पार्ट सीपी होती है, कॉस्ट प्राइस, और ये प्रॉफिट। पहले हम 20% प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं। पहले कॉस्ट थी 5, उसके बाद 1 के प्रॉफिट के बाद हो गई वो 6 की, मतलब 5 में खरीदी और 6 में बेची। उसके बाद 10% का लॉस है, 10% का लॉस है। 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से 0 मतलब 1/10। तो 10 में 10 थी और 1 का लॉस हो गया, 1 का लॉस हुआ तो 1 माइनस कर देंगे, 9 में बेची। उसके बाद फिर से 10% का प्रॉफिट, 10% की वैल्यू होती है 1/10, मतलब वो 10 की थी और 1 के प्रॉफिट के बाद 11 में बेचती। इसके बाद टोटल सीपी निकाल लेते हैं और टोटल एसपी। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 5 × 10 हो जाएगा 500, या फिर डायरेक्ट लिख दें हम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में, 5 × 10 × 10 इक्वल टू 6 × 9 × 11। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई टोटल, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। अब यहाँ पर हम कैंसिल कर दें, ये 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, फिर 5 × 5 25 और 0 250 इक्वल टू 3 × 9 27, 27 × 11 तो 7 और 29। तो यहाँ से 250 इक्वल, ये इक्वल क्यों कर रहे हैं, इक्वल का साइन नहीं आएगा यहाँ पर, हम सिर्फ टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तो ये आ गई कॉस्ट प्राइस और ये आ गई सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर लास्ट में सेलिंग प्राइस दी गई है कि बाद में चरण ने उसको कितने में बेचा था, 1188 रुपीज़ में, और यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस 297 मिली है। तो इसके बराबर में हम ये लिख सकते हैं, तो 297 इक्वल टू 1188 रुपीज़। अब यहाँ से हम कंपेयर करके 1 की वैल्यू निकालेंगे। 297 को हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू 4 है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी, 250। 1 इक्वल टू 4 है तो 250 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 250 में मल्टीप्लाई कर दो 4 का, 25 चौके 100, यह जाएगा 1000। यह आ गई कॉस्ट प्राइस। तो ये 1000 क्या आया है, ये 20% प्रॉफिट के पहले वाला पार्ट है, मतलब जिसमें अशोक ने भूषण को बेचा था, और बताना है हमें कि अशोक ने कितने में खरीदा था। तो अशोक ने उसमें 110 रुपये भी तो खर्च किए थे रिपेयर करने में, तो इस 1000 में से हम 110 और माइनस कर देंगे। 1000 में से 110 माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 1 9 और 9 में से 1 8, तो 890 रुपीज़ में अशोक ने उसे खरीदा होगा। 890 रुपीज़ सेकेंड ऑप्शन। या फिर हम इसको x मानकर भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अशोक ने उसे x रुपीज़ में खरीदा होगा, x में, उसके बाद उस पर 110 रुपये और खर्च कर दिए रिपेयर करवाने में, तो वो भी उसमें जुड़ेंगे, तो x प्लस 110 हो गया। अब इतने ही पैसे में उसने भूषण को बेच दिया, तो भूषण के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई है। उसके बाद भूषण ने इसे 20% प्रॉफिट, नहीं, अशोक ने ही भूषण को बेचा था 20% प्रॉफिट पर, तो इतने थे, इसका 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 में डायरेक्ट हम जोड़ दें तो 120 हो जाएगा। इसके बाद परसेंट का साइन हटाएंगे तो रेशो निकाल लें हम इसका, 0 से 0, और ये 6 बार 5 बार 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 6/5। तो इतने में बेचा 6/5। इसके बाद भूषण ने इसे चरण को बेचा 10% के लॉस पर। 10% का लॉस मतलब 100 में से 10 माइनस कर दो, तो 90/100 पर बेचा, तो 0 से 0 कैंसिल, 9/10, तो इसका 90% हो गया, इसमें 9/10 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद चरण ने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 10% का प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 10, तो 110 डिवाइड बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल, मतलब 11/10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, इतने में बेचा होगा, जो कि बराबर है, बाद में ये प्राइस दिए गए, इतने में बेचा 1188 में, तो इतने में बेचा इसलिए हमने इक्वल कर दिया, और ये सेलिंग प्राइस ही तो हो गई थी, तो बराबर में लिख दिया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम कैंसिल कर दें 9 से, या फिर 11 से ही डायरेक्ट कैंसिल कर दें, तो 11 बन जाए 11, फिर 8 बचा तो जाएगा नहीं, तो हमने 0 लगा दिया, और 11 8 से 88, फिर 9 से, 9 बन जाए 9, 9 2 जाए 18, फिर 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 118 8 की जगह पर क्या बचा, 2, और डिवाइड में कुछ नहीं तो हम 1 मान लें, तो इस पूरे का यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, x प्लस 110 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में,
तो x प्लस 110 ही मिलेगा इक्वल टू ये 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2, क्योंकि 2 ऊपर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 500 और इंटू 2 1000। x इक्वल टू इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 1000 में से 110 माइनस करेंगे तो 0 9 और ये 8, x की वैल्यू आ जाएगी 890। और x क्या है, जितने में अशोक ने वो गिफ्ट आर्टिकल खरीदा था, तो आंसर हो जाएगा 890। नेक्स्ट है, एक बोट की स्पीड दी गई है अप स्ट्रीम में मतलब धारा की विपरीत दिशा में 14 और डाउन स्ट्रीम में 22 दी गई है मतलब धारा की सेम डायरेक्शन में 22 हो गई। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल क्या हो जाएगी। तो देखो, एक तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं जब कभी भी स्पीड दी गई हो विपरीत दिशा में और समान दिशा में, मतलब या तो डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में। तो अगर बोट की स्पीड पूछे बोट की, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, और अगर स्ट्रीम की पूछे मतलब धारा की स्पीड, तो इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो हमसे स्ट्रीम की पूछिए, धारा की चाल पूछिए, तो 22 माइनस 14 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करेंगे तो 4, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, धारा की चाल 4 किलोमीटर, फर्स्ट ऑप्शन। अभी हमने माइनस करके डिवाइड ही क्यों किया, क्योंकि देखो ये मान लो पानी है, धारा है, या फिर इसे ही हम स्ट्रीम कह देते हैं। अब इस पानी की डायरेक्शन है इस तरफ, अब इसमें एक बोट है जो कि इस तरफ जा रही है, बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन को क्या हम इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में या फिर सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर दो। तो बोट की स्पीड हम मान ले रहे हैं कि b है और स्ट्रीम की स्पीड हम मान ले रहे हैं कि s है। और ये बोट की स्पीड हमने किस में मानी, स्थिर जल में, स्टिल वाटर में, मतलब जब पानी मूव नहीं हो रहा है, स्टिल वाटर में मानी हमने स्पीड, बोट की स्पीड b और स्ट्रीम की हो गई s। तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम में b प्लस एस, इन दोनों को प्लस कर दो। और अगर जब बोट इस डायरेक्शन की बजाय यहाँ जा रही होगी विपरीत डायरेक्शन में, इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, b माइनस एस। ये अप स्ट्रीम बोलते हैं इसे, मतलब विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम, जब बोट इस डायरेक्शन में जा रही है तब। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ये हो गया सेम डायरेक्शन मतलब समान दिशा में, जब बोट और धारा समान दिशा में जा रही हैं तो उन दोनों की स्पीड जुड़ जाती हैं, और ये विपरीत दिशा में मतलब अप स्ट्रीम में। अब यहाँ क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी गई थी, सेम डायरेक्शन की दी गई थी, इसकी 22 और इसकी दी गई थी 14। तो जब हमें b प्लस और b माइनस एस की वैल्यू दी गई है तो हम इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन बन जाएंगी। b प्लस एस हो जाएगा 22 और b माइनस एस हो जाएगा 14। यहाँ से b और s की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो या फिर और एक बार माइनस कर दो, तो b और s की वैल्यू मिल जाएंगी, वही हमने यहाँ पर किया था। तो इस तरह से स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, जब हम इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे तो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करो d प्लस यू और डिवाइड कर दो 2 से, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या धारा की चाल हो जाएगी, इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देंगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी d माइनस यू और डिवाइड में 2। पूरी बोट और स्ट्रीम में केवल यही 4 फॉर्मूले यूज की जाते हैं, या फिर इन दो को याद कर लो तो इन दोनों से इंटरचेंज करके हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा था, धारा की चाल पूछा था, इसलिए हमने इस 4th फॉर्मूले से इन दोनों को माइनस करके डिवाइड कर दिया तो 2 से, तो आया था 4। नेक्स्ट है, इफ द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीज बाय 20%। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये समबाहु त्रिकोण, इसकी साइड 20% बढ़ा दी जाती है तो इसका एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, इसकी साइड मान लो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड इसकी सेम होती हैं, इसमें सेम नहीं दिख रही, ये तीनों सेम हो गई, ए और ए तीनों साइड सेम होती हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर रूट 3/4। तो यहाँ से अगर हम एरिया और उसकी साइड में रिलेशन देखें, 3/4 को हटा देंगे रूट 3/4 को, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कभी चेंज होगी नहीं, हमें केवल एरिया और साइड में देखना है। अगर हम एरिया और साइड में रिलेशन देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है ए स्क्वायर के, मतलब समानुपात में है। अब यहाँ पर बोला है 20% बढ़ाना है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, ये परसेंट है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/5 ही आएगा, 1/5 हो गया, मतलब पहले 5 थी और एक बढ़ रही है।
मतलब उसकी साइड पहले 5 थी और उसमें 20% बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया, तो बाद में हो गई 6। अब यहाँ पर क्या है, ये साइड है और जब हम साइड का स्क्वायर करेंगे तब जाके हमें एरिया मिलेगा। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे 25 और इसका 36। तो पहले 25 थी, बाद में 36 हो गई, तो कितना परसेंट बढ़ गया। अब इसको हम एरिया मान सकते हैं क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कर दिया है जो कि ए के बराबर है। तो पहले एरिया 25 था, बाद में 36 हो गया, कितना बढ़ गया, 36 माइनस 25, 11 बढ़ गया। और कहाँ से देखना है हमें, 25 से कंपेयर करना है क्योंकि पहले 25 था। तो डिवाइड में 25 और इंटू 100 क्योंकि परसेंट निकालना है। ये 100 को कैंसिल करेंगे 25 से तो 4 और 11 इंटू 4 44%। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, टू ट्रेन है, टू ट्रेन की स्पीड का रेशो दिया गया है 7:8 और सेकेंड ट्रेन है वो 400 किलोमीटर तक कवर कर सकती है 5 घंटे में। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या होगी। दो ट्रेन है, इनकी स्पीड हो गई, ये फर्स्ट ट्रेन के लिए, ये सेकेंड ट्रेन के लिए 7:8 है, या फिर ये पहली ट्रेन हो गई ए और ये दूसरी ट्रेन बी और ये इनकी स्पीड का रेशो दिया गया है 7:8। अब सेकेंड ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर कवर कर रही है 5 घंटे में। तो यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, 5 घंटे में 400 जा रही है तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 400 से डिवाइड कर दो 5 से, इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 8 और 0। सेकेंड ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर में है पर आवर। नहीं तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सेकेंड ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 400 और कितने टाइम में, 5 घंटे में, डिवाइड कर देंगे इसको तो आ जाएगा 80, तो इसकी स्पीड जाएगी 80। अब सेकेंड ट्रेन की स्पीड हमें मिल गई और सेकेंड ट्रेन का स्पीड का रेशो दिया गया है 8, तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 80। तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 10 मिला। और हमें स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन निकालना है, फर्स्ट ट्रेन का रेशो है 7, 1 इक्वल टू 10 है तो 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 70। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आ गई 70 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एलसीएम निकालना है हमें 3p, 6p और 9p का। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब लोएस्ट, वह नंबर, मतलब जब इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हमें जो नंबर मिलेगा वो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर p तो है ही नहीं, इसमें भी p है और यहाँ पर भी p है, मतलब p तो होना ही चाहिए था, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगर सेकंड में देखें तो 18p, ये हो सकता है क्योंकि अगर 18p करेंगे हम तो डिवाइड करेंगे तो p तो है यहाँ पर 3 से डिविजिबल है, 6 से भी है और 9 से भी है, तो ये आंसर हो सकता है। थर्ड में यहाँ पर भी p नहीं लिखा हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा। और फोर्थ में 19p देखें तो p तो है, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 19 इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये इसका एलसीएम नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 18p। या फिर अगर ऑप्शन से नहीं देखना है तो इनको अलग से देख लो, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू पी, इसको 6 इंटू पी और इसको 9 इंटू पी। तो फिर हम p p इन तीनों का एक तो p आ गया। अब मल्टीप्लाई में हमें एक और नंबर देखना है तो 3 का, 6 का और 9 का, इन सब का अलग से एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम अलग से 18 आ जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा 18p, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हेन यू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ एज ऑफ फादर, मतलब अगर हम मान लो कि फादर की एज है x और y और इनकी एज के हम दोनों डिजिट्स को जब हम रिवर्स करेंगे तो हमें सन की एज मिल जाएगी। और 1 ईयर एगो, 1 साल पहले फादर की एज सन के एज की ट्वाइस थी, सन की एज की दुगनी थी पिता की। तो फादर और सन की करंट एज बताना है। अब यहाँ पर दो कंडीशन दी गई हैं, एक तो ये और ये 1 साल पहले वाली। तो इसको मेथड से करने के बजाय हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं जो दोनों यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहले हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, मतलब व्युत्क्रमित करते हैं। फादर की एज मतलब पहले फादर की निकालनी है तो ये फादर की होगी और ये सन की होगी। ये फादर की, इसके डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दें, 2 की मतलब पहली दूसरी आपस में बदल दें, 24 है तो हम 4 और 2 कर दें तो हमें सन की मिल जाएगी, तो ये 42 है, यहाँ से तो मिल रहा है। अब इसमें 31 को अगर हम 1 3 कर दें तो ये सन के सेम हो रही है, इससे भी मिल रहा है आंसर। इसके बाद 45 को हम पलटेंगे तो ये 5 4 हो जाएगा जो कि 54 के सेम है, इससे भी मिल सकता है। 73 है, इसको 37 कर देंगे तो इससे ही मिल सकता है, मतलब पहले वाली कंडीशन से आंसर नहीं मिल रहा है। अब हम सेकंड वाली पे जाते हैं। 1 ईयर एगो मतलब 1 साल पहले हमें देखना है। 1 साल पहले सन की एज के ट्वाइस होंगे, दुगने होंगे पिता। तो पहले 24 है, 1 साल पहले हमें करना है, मतलब 23 हो गई फादर की और 42 है तो 41 हो गई सन की।
अब हम 41 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो क्या हमें 23 मिलेगा? ये तो पहले से ही छोटा है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे आंसर नहीं मिलेगा हमें। उसके बाद 31 है, 1 साल पहले करेंगे 30 और 13 है तो 1 साल पहले आ जाएगा ये 12। अब हम ये सन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर की एज मिल रही है क्या? 12 इंटू 24, ये 30 है, नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो सकता आंसर। उसके बाद 45 है, 1 साल पहले तो 1 साल कम हो जाएगी तो 44 हो गई। 54 में से 1 साल कम करो तो 53। इसमें 2 का करेंगे तो ये तो वैसे ही नहीं हो रहा है, ये छोटा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो बचा केवल ये फोर्थ वाला। अब इसको चेक करें, 73 है तो 1 साल पहले हो जाएगा 72 और 37 1 साल पहले हो जाएगा 36। 36 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 और 2 3 6 7 72। 72 बिल्कुल फादर की एज का सेम हो गया, मतलब ये आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि हमें यही देखना था कि सन की एज में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो फादर की एज मिलनी चाहिए, और केवल फोर्थ ऑप्शन से हमें मिल रहा है ऐसा। नेक्स्ट है सम ऑफ 3 नंबर्स दिया गया है 90। 3 नंबर्स का सम दिया गया है 90। रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशो है 2:3। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, इन दोनों का रेशो है 2:3। उसके बाद रेशो ऑफ सेकंड एंड रेशो ऑफ थर्ड नंबर, मतलब सेकंड और थर्ड का दिया है 3:5। तो व्हाट इज द थर्ड नंबर? थर्ड नंबर क्या होगा? यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकंड का और सेकंड और थर्ड का रेशो दिया गया है, तो हम तीनों का रेशो निकाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। इनको हम लिखेंगे 1 सेकंड, मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और फिर सेकंड के नीचे फिर सेकंड लिखेंगे और रेशो में थर्ड, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड कितना है? 2:3। उसके बाद सेकंड है 3:5, तो सेकंड के नीचे हमें सेकंड लिखना है 3:5। इसके बाद यहाँ पर जो जगह खाली है वहाँ पर हम यही नंबर लिख देंगे, तो 3 ही यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर जो नंबर लिखा है वही सेम लिख देंगे 3, और फिर नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 6, रेशो 3 इंटू 3 9, रेशो 3 इंटू 5 15। ये रेशो मिल गया। इसके बाद कैंसिल हो सकता है ये 3 से, तो 3 2 जा 6, रेशो 3 3 जा 9, और ये 3 5 जा 15। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों नंबर का रेशो आ गया 2:3:5। अब इन तीनों का सम दिया गया है 90, तो इन तीनों रेशो को प्लस करके हम 90 के बराबर में लिख सकते हैं। 2 + 3 ये 5 हो गए, और +5 10, 10 जो कि बराबर है 90 के। यहाँ से 1 की वैल्यू मिल जाएगी 9, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल। तो हमें थर्ड नंबर निकालना है, थर्ड नंबर का रेशो है 5। 1 = 9 है तो 5 = कितना हो जाएगा? 5 × 9, यह आ जाएगा 45, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15। दो नंबर का सम दिया गया है 15, तो हम एक मान लेते हैं कि x है और दूसरा नंबर है y। इन दोनों का सम दिया गया है 15, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 113। इन दोनों का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, और फिर उनका प्लस करना है जो कि बराबर है 113 के। अब ये दो इक्वेशन मिल गई, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। x और y की वैल्यू निकल जाएंगी, या फिर हम चारों ऑप्शंस में से इनकी वैल्यू सेटिस्फाई करवा के देख लें। इस वाले को हम चेक करते हैं ऑप्शन में, दोनों नंबर का सम 15 होना चाहिए। 9 + 6 15 होता है, 10 + 5 15, यहाँ से भी 15 मिल रहा है, 11 + 4 15, तो इससे हमें आंसर नहीं मिल रहा है। सेकंड वाले को चेक करते हैं, मतलब पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और प्लस करने पर हमें इतना मिलना चाहिए। तो 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, ये 7, हमें तो 3 चाहिए तो ये नहीं मिल रहा है। सेकंड में 5 का 25 हो जाएगा, और 10 का 100, यहाँ पर ये 5 मिल रहा है, हमें 3 चाहिए लास्ट में, तो ये सेकंड वाला नहीं है। थर्ड है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का 64, तो ये हो जाएगा 13 और 11, तो यहाँ से ये 113 मिल रहा है, ये आंसर हो सकता है थर्ड ऑप्शन। फोर्थ में चेक करें, 4 4 16 और 11 का होता है 121, तो यहाँ से 7 मिल रहा है, तो ये 3 है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 नंबर्स। दो नंबर का सम दिया गया है 1000, और फर्स्ट नंबर का 40% बराबर है दूसरे नंबर के 60% के। तो पहला नंबर हम मान लेते हैं x है और दूसरा है y। तो पहले का 40% लेना है, 40%, तो 40 / 100 इंटू एक्स, जो कि बराबर है सेकंड नंबर के 60% के, तो 60 डिवाइड में 100 इंटू y, और इन दोनों का सम दिया गया है 1000, मतलब x + y = 1000। अब यहाँ से हम x और y का रेशो निकाल सकते हैं। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 बार, और 6 को करेंगे तो 3 बार, तो ये हो जाएगा 2x = 3y। x
एक्स और वाई का रेशियो निकालना है तो हम वाई को डिवाइड में ले आए, एक्स डिवाइड वाई इक्वल टू ये 3 है और 2 को हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो 3/2। तो यहाँ से हमें एक्स रेशियो वाई मिल गया 3/2 और इन दोनों का सम दिया गया है 1000, तो इन दोनों रेशियो को प्लस करके हम 1000 के बराबर लिख सकते हैं। तो 3 + 2 हो जाएगा 5 इक्वल टू 1000। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10 और ये 0, तो 1 इक्वल टू हमें 200 मिल गया। तो हमें दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो पहले नंबर का रेशियो है 3, जब 1 इक्वल टू 200 है तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू 3 यह आ जाएगा 600। तो पहला नंबर आ गया 600 और दूसरे नंबर का रेशियो है 2, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 400। तो दोनों नंबर आ गए 600 और 400, ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज, इसका औसत निकालना है। तो एवरेज दिया गया है, इन सब का एवरेज ये ऑप्शंस में दिया गया है। तो अगर हम एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस नंबर का उन सभी नंबर्स का सम मिल जाता है। यहाँ पर टोटल नंबर है 6 नंबर हैं और ये चारों ऑप्शंस में एवरेज दिया गया है। तो अगर हम इन एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इन सबको प्लस करने के बराबर ही होगा। तो सबसे पहले हम इनको प्लस कर रहे हैं, लेकिन केवल लास्ट डिजिट को प्लस कर रहे हैं और यहाँ से भी हम केवल लास्ट डिजिट को ही चेक करेंगे। ये 9 और 7 16, तो 16 का हमने 6 ले लिया, 6 और 8 14 होते हैं तो 14 का हमने 4 ले लिया। उसके बाद 9 और 4 13 का हमने 3 ले लिया और ये 0, तो 3 ही रहेगा, 3 + 1 4। तो इन सब की यूनिट डिजिट को हमने प्लस किया तो हमें 4 मिला। मतलब इन सबको प्लस करेंगे तो लास्ट की डिजिट हमें 4 मिलेगी। अब हमें इन सब में चेक करना है कि लास्ट में कहाँ पर 4 मिल रहा है। 9 × 6 करेंगे तो 54, लास्ट में 4 मिल रहा है, ये आंसर हो सकता है। 4 × 6 24, यहाँ पर 4 मिल रहा है, तो ये तो 2 में सेम मिल गया। यहाँ करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सेम मिल रहे हैं हमें, तो हमें इसको जैसे मेथड होती है इन सबको प्लस करके डिवाइड कर दो तो वैसे ही इसका आंसर आएगा। ये केवल एक शॉर्ट ट्रिक होती है, लास्ट डिजिट हम चेक करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आंसर दो ऑप्शन सेम मिल रहे हैं हमें तो हमें जैसे मेथड होती है वैसे करना पड़ेगा। इन सबको प्लस करो और फिर डिवाइड कर दो 6 से, तो आंसर आ जाएगा 54। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।